यमन की एक अंधेरी कोठरी में बैठी भारतीय नर्स की धड़कनें जैसे थमने लगी थी। तारीख तय हो चुकी थी 16 जुलाई। फांसी की रस्सी तैयार थी और कानून अपना आखिरी फैसला सुना चुका था। मगर जैसे ही दुनिया मान बैठी कि निमिषा प्रिया का अंत करीब है, वैसे ही कहानी में आया एक नया मोड़। मौत की तारीख गुजर गई और अब सामने आई है एक ऐसी खबर जिसने हर भारतीय की उम्मीदों पे फिर से नई जान फूंक दी है। तो क्या मौत को मात देने वाली है निमिषा? नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स पर जुड़ चुके हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिस पर यमन में अपने साथी अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है, उन्हें वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अब इस फैसले की दिशा पलटती दिखाई दे रही है। डॉक्टर के पॉल, जो इस पूरे केस में पर्दे के पीछे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि निमिषा जल्द ही रिहा हो सकती हैं और भारत की धरती पर वापस लौट सकती हैं। उनका यह दावा सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि उन कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा है जो भारत सरकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यमन के धार्मिक नेतृत्व के स्तर पर लंबे समय से जारी थी। डॉक्टर पाल का दावा अगर सही साबित हुआ तो सवाल उठता है कि निमिषा भारत आने के बाद कहां रहेंगी? क्या वो जेल में जिंदगी गुजारेंगी या फिर आजाद घूमेंगी अपने परिवार के साथ? इसके लिए हमें कानून की थोड़ी बारीकी को समझना होगा। अगर निमिषा प्रिया भारत लौटती हैं तो भी उन्हें अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 208 के मुताबिक विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन का यानी केस का अधिकार होता है। यानी अगर निमिषा को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो जेल में रहेंगी और क्या सजा होती है, ये भारत में कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। यह धारा कहती है कि अगर कोई भारतीय विदेश में अपराध करता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है मानो उसने भारत में किसी भी स्थान पर अपराध किया हो। हालांकि भारत में ऐसे किसी भी अपराध की जांच या सुनवाई केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति यानी भारत सरकार की परमिशन के बिना नहीं की जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे मामलों में क्या कहता है, इसको आप आगे समझिएगा, आपको आगे और अच्छे से बताएं। उससे पहले सवाल यह कि क्या वाकई निमिषा घर लौटेंगी, वतन वापसी उनकी होने वाली है? डॉक्टर पॉल का कहना है कि निमिषा की रिहाई अब संभव है क्योंकि ब्लड मनी को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही एक औपचारिक समझौता हो सकता है। अगर यह हुआ तो यमन की सरकार निमिषा को माफी के आधार पर रिहा कर सकती है। निमिषा की मां और परिवार के लोग पहले ही भारत सरकार से भावुक अपील कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि हमने बेटी को विदेश भेजा था नौकरी के लिए, ना कि ताबूत में लौटने के लिए। अब जब यह खबर आई है कि निमिषा की रिहाई संभव है तो उनके घर में फिर से दियों की लौ जगमगाने लगी है। वैसे कुछ सवाल हैं जो अभी बाकी हैं। हालांकि रिहाई की संभावनाएं तो प्रबल हो चुकी हैं, मजबूत हो चुकी हैं, लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यमन की कानूनी प्रक्रिया, पीड़ित परिवार की सहमति और अंतिम दस्तावेजी कार्रवाई जैसे कई पड़ाव अभी बाकी हैं। इन्हें पूरा करना है। लेकिन एक बात तो तय है, निमिषा प्रिया अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो प्रतीक बन चुकी हैं उस जज्बे का जो मौत के फैसले को भी पलट सकता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही एक मां की गोद में उसकी बेटी लौटेगी और भारत में फिर से एक जिंदगी, नई सुबह देखेगी। लेकिन पेच अभी भी फंस सकता है क्योंकि यमन ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल पर साइन नहीं किया है, दस्तखत नहीं किया है। दरअसल 1966 में अपनाए गए नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCPR के अनुच्छेद 6 ने जीवन के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि की और मृत्युदंड यानी सजाए मौत के प्रावधान के लिए और भी कठोर शर्तें निर्धारित की। यानी कोई नागरिक अगर किसी दूसरे देश में ऐसा अपराध करता है जिसमें सजाए मौत का प्रावधान है तो सजा की शर्तों को थोड़ा सख्त किया गया है, मतलब उसे रियायत मिल सकती है सजाए मौत से। वहीं नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर इंटरनेशनल कन्वेंशन का दूसरा प्रोटोकॉल यानी उसके बाद 1989 में मृत्युदंड के खिलाफ और इसे पूर्ण रूप से हटाने के पक्ष में अपनी मत को रखा गया था, अपनी बात को रखा गया था। यानी जो पहले फांसी की या सजाए मौत की सजा को हल्का करने की बात कही गई थी, उसके बाद 1989 में एक और सम्मेलन हुआ
उसमें ये बात साफ कही गई कि मृत्युदंड जैसा प्रावधान कानून में नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही सदस्य देशों ने फांसी पर प्रतिबंध लगाने पर एक मत से सहमति व्यक्त की थी। लेकिन यमन ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया, यानी यमन इस समझौते को मानने के लिए बाध्य साल 1989 से ही नहीं है, यानी कि उसको इस पूरे एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए तो मृत्युदंड की सजा के खिलाफ दुनिया भर में सहमति तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि मृत्युदंड सूचना केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 70% से ज्यादा देशों ने इसे खत्म कर दिया है। हां, भारत में मृत्युदंड को अभी समाप्त नहीं किया गया है। बच्चन सिंह साल 1980 के एक केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा और कहा कि मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जा सकता है। जिन लोकतांत्रिक देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है, वहां अदालतें आमतौर पर अपराध को कम करने वाले कारकों की अवधारणा को मान्यता देती रही हैं। इसका मतलब अब कुल मिलाकर यह होगा कि अभियुक्त की परिस्थितियों और कथित अपराध के लिए संभावित औचित्य को मृत्युदंड को कम कठोर दंड में बदलने के न्यायिक आधार के रूप में स्वीकार किया जाएगा। निमिषा को यमन में विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। कैसे उसके हालात और किन हालात में उसने ये वारदात की और कथित तौर पर उनका पासपोर्ट छीना गया, उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया, जिसके कारण वो एक दूसरे देश में एक तरह से बंदी बन गई। ये ऐसे कई कारक हो सकते हैं जो उन्हें फांसी से बचा सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत भी रखा गया है। इसको सर्वोपरि माना है। क्षेत्रीय संप्रभुता का मतलब यह होता है कि किसी राज्य की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक गतिविधियों की उसकी क्षेत्रीय सीमाओं पर सर्वोच्चता। देश अपने क्षेत्र में अपराध होने पर आपराधिक क्षेत्राधिकार का दावा करते हैं, भले ही कथित अपराधी उनका नागरिक ना हो। अगर देश विदेश में रह रहे अपने नागरिकों पर मुकदमा चलाना चाहते हैं तो द्विपक्षीय या अन्य संधियां प्रत्यर्पण की सुविधा प्रदान करती हैं। यूरोपीय परिषद के सदस्य देशों ने ईयू प्रत्यर्पण संधि 1957 में प्रवेश किया, जिसमें ऐसा करने का प्रावधान है। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए भारत और यमन के बीच कोई द्विपक्षीय संधि मौजूद नहीं है। मानवाधिकार कानून के तहत प्रवासियों को उत्पीड़न, यातना और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की जाती है। सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन प्रवासियों के लिए भेदभाव न करने और आवागमन को स्वतंत्रता का प्रावधान देता है। अनुच्छेद 8 किसी भी देश को छोड़ने की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और अनुच्छेद 10 यातना और क्रूर अपमानजनक व्यवहार या दंड का निषेध करता है, इस पर रोक लगाता है। हालांकि यमन ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यहां भी यमन किसी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यमन में निमिषा को अगर आज़ादी मिल जाती है, यमन आज़ाद कर देता है, तो वो भारत से कह सकता है कि निमिषा के खिलाफ भारत में केस चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। यानी इस शर्त पर वो निमिषा को रिहा कर सकता है। फिर यह भारत सरकार की निमिषा के खिलाफ केस चलाने की सहमति देने और अदालत में केस के फैसले पर निर्भर करेगा कि निमिषा जेल में रहेंगी या उन्हें जमानत मिल जाएगी। और उन्हें दोषी मानते हुए, अगर उनको दोषी माना जाता है तो उन्हें दोषी मानते हुए कितनी सजा सुनाई जाए, यह भी कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करेगा। फिलहाल निमिषा प्रिया को बचाने के लिए केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वो निमिषा और उसके परिवार को सभी जरूरी सहायता प्रदान कर रही है। 16 जुलाई को निमिषा को फांसी होने वाली थी। ठीक एक दिन पहले उसे रोक दिया गया। सरकार ने कहा कि निमिषा के मामले में मदद के लिए हम यमन सरकार के संपर्क में हैं। सरकार के अलावा इस केस में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर के पॉल ने निमिषा को लेकर बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि निमिषा की रिहाई होगी, जल्द होगी और वो भारत वापस आएंगी। वहीं डॉक्टर पॉल, ग्रैंड मुफ्ती और भारत सरकार समेत तमाम लोगों और संगठनों की कोशिशों की वजह से ही निमिषा की फांसी की सजा भी रुकी है। उम्मीद यही करते हैं कि निमिषा जल्द ही वतन वापस लौटेंगी। नमस्कार।